वाले आदमी का पीछा करते हुए एक दूरस्थ केबिन तक पहुंचा। जब वह आदमी घर से बाहर गया तो थॉमस ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। अंदर सब बिखरा पड़ा था। मेज पर रखे एशत्रे में 3 अलग अलग ब्रांड की सिगरेटें थीं, जिससे साबित होता था कि उस आदमी के और भी साथी थे। तभी अचानक कमरे में एक ठंडी लहर चली और एक कमरे के अंदर से आत्माओं की कराह सुनाई देने लगी। बर्फीली हवा ने सारा वातावरण जमा दिया। थॉमस ने डरते कि अगली सुबह कुछ भयावह होने वाला है, लेकिन कहां और कैसे यह अब भी रहस्य था। उसी समय सूट वाले आदमी का साथी बंदूक की मांग करता हुआ लौट आया। थॉमस को खिड़की से भागना पड़ा। नीचे उसके पालने वाले 2 चिहुआवा कुत्ते उस पर भौंकने लगे, लेकिन वह छत पर चढ़ गया और छुप गया। उसने तुरंत शेरिफ को सब बताया। शेरिफ, जो थॉमस की यिन यांग दृष्टि को जानता था और उसके द्वारा पहले हल किए गए कई मामलों से वाकिफ था, उस पर भरोसा करता था। उसने थॉमस को कहा कि वह खुद कुछ न करे और नए पुलिस अफसर निक को उस आदमी की जानकारी जुटाने भेजा। शेरिफ ने कहा कि वह सूट वाले आदमी पर नजर रखेगा और थॉमस को अपनी प्रेमिका के साथ वक्त बिताने को कहा। लेकिन जैसे ही वे दोनों चर्च की छत पर भोजन कर रहे थे, सूट वाला आदमी वहां पहुंच गया, इस बार बेहद क्रोधित और विकृत रूप में। थॉमस उसे देखकर सहम गया और प्रेमिका को लेकर चर्च के अंदर भागा। जैसे ही वे एक गुप्त दरवाजे से बाहर निकलना चाहते थे, एक यीशु की मूर्ति कांपने लगी और उन्होंने वहां से भागकर स्कूटर पर बैठते हुए जान बचाई। शेरिफ जब वहां पहुंचा तो सब कुछ तहस नहस मिला, लेकिन सूट वाले आदमी का कोई नामो निशान नहीं था। कोई उंगलियों के निशान भी नहीं थे। हो सकता है जो थॉमस ने देखा वह जिंदा आदमी नहीं था। जैसे ही वह अपने घर लौटने लगा, थॉमस को कुछ बिना चेहरे वाले भूतों ने घेर लिया। ये आत्माएं किसी अनजानी शक्ति से अपनी पहचान खो चुकी थीं और थॉमस से मदद की गुहार लगा रहे। हम क्षमता का प्रयोग करते हुए उसकी स्मृति में छिपे उस भयावह दृश्य को फिर से उजागर किया। एक प्रयास की भावना से थॉमस जल्दी से जल्दी ब्लैक माई के घर पहुंचता है। वह अपनी आत्माओं से बात करने की शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी उस डरावनी सपने की यादें फिर से जगाने की कोशिश करता है। ब्लैक माई के वर्णन से थॉमस को पता चलता है कि आपदा वाले स्थान पर बहुत सी झिलमिलाती रोशनियां थीं। उसने स्पष्ट रूप से एक घूमने वाले झूले कैरोसेल के आसपास पुराने जमाने की बच्चों की धुनें सुनी। फिर आए पागलपन भरे दर्शकों की चीख पुकार, एक विशाल फव्वारा और हर ओर फैले सुरागों से वे कत्लेआम का सटीक स्थान बिल्कुल भी नहीं जान पा रहे थे। परेशान होकर थॉमस ने प्रस्ताव रखा कि वे ब्लैक माई के दोनों बच्चों की स्थिति जांचें। पर जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि कई दुष्ट आत्माएं बच्चों के चारों ओर मंडरा रही थीं, मानो उन्हें बच्चों से उठती मृत्यु की गंध बहुत प्रिय हो। इन अशुभ प्राणियों को फिर से देखकर थॉमस समझ गया कि ब्लैक मी का परिवार शायद इस अनहोनी से नहीं बच पाएगा, लेकिन उसे अपनी आत्माओं को देखने की शक्ति को छिपाना भी पड़ा ताकि वे दुष्ट आत्माएं उसे पहचान न ले और वहीं उसे मार न डाले। कमरे से बाहर निकलते वक्त उसने ब्लैक मी को जल्दी से जल्दी इस कस्बे को छोड़ देने की सलाह दी और फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटने के लिए निकल पड़ा। पर रास्ते में अचानक चारों ओर दर्दनाक चीखों की आवाजें आने लगी। देखा कि एक निर्दोष महिला नंगे पांव बीच पर भाग रही थी और उसके पीछे दौड़ रही थी 2 भयंकर काली शैतानी कुत्तियां। महिला मदद के लिए चीख रही थी, लेकिन तभी वे कुत्ते उस पर झपट पड़े। फिर कुछ गोल बैठा पछता रहा था। वह कह रहा था कि वह लड़की को बचाना चाहता था, लेकिन गोली गलती से उसे लग गई। थोड़ी ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई, पर अजीब बात यह थी कि निक, जो कि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था, बिल्कुल भी दुखी नहीं लग रहा था, बल्कि वह गंजा आदमी ही एक कोने में बैठा लगातार रो रहा था, जैसे कोई बहुत गहरी दहशत उसे जकड़ चुकी हो। थॉमस ने तुरंत कहा कि वह उन कुत्तों को पहचानता है। वे उसी सूट पहनने वाले आदमी की थीं जो दुष्ट आत्माओं से घिरा हुआ था। पुलिस प्रमुख ने यह सुनकर संदिग्ध की तस्वीर निकाली और ऑफिसर साइमन को जांच में लगा दिया। थॉमस ने पुलिस प्रमुख को एक उपहार भी दिया, क्योंकि उसे पूर्वाभास था कि वह किसी मुसीबत में पड़। महसूस हुआ कि शरीर पूरी तरह सख्त हो चुका था, मतलब मरने को बहुत समय हो चुका था। तभी उसे याद आया कि चर्च में पुलिस प्रमुख ने बताया था कि उस आदमी के फिंगरप्रिंट नहीं मिले थे और वह कई महीनों से कस्बे में नहीं देखा गया था। अब जाकर थॉमस को समझ आया कि अब तक जो वह देख रहा था वह दरअसल उस सूट वाले आदमी की आत्मा थी। लेकिन सवाल ये था कि वह मर चुका होने के बावजूद उसे क्यों सताना चाहता था। सवालों का अंबार उसके मन में था, पर अब समय नहीं था। वह जल्दी से लाश को दूसरी मंजिल से नीचे फेंकता है, फिर उसे उठाकर कार की डिक्की में डालकर एक सुनसान जगह की ओर निकल पड़ता है, एक पुरानी जेल। वहीं एक कोने में वह लाश को छिपा देता है, पर लौटते वक्त उसे शहर की गलियों में भटकती अनगिनत दुष्ट आत्माएं दिखती हैं। यह आने वाली तबाही का साफ संकेत था। थॉमस पुलिस प्रमुख के घर पहुंचा, लेकिन वहां पुलिसकारों के घर जाकर उसके कंप्यूटर से सुराग खोजने की ठानी। तभी फ्रिज से अजीब आवाज आई। जब उसने दरवाजा खोला तो अंदर तिलछट्टे थे और खाने के डब्बों में दर्जनों लड़कियों के दांत। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि वह पागल आदमी का घर तुरंत छोड़ दे, पर जैसे ही थॉमस ने फ्रिज बंद किया, सूट वाले आदमी की आत्मा सामने आ गई। घर हिलने लगा, चीजें हवा में उड़ने लगी। वह मुश्किल से खुद को बचाते हुए बाहर कूदा। तभी गैस लीक के कारण विस्फोट हुआ और आत्मा खत्म हो गई। थॉमस ने वापसी के रास्ते में महसूस किया कि उसने एक बड़ा सुराग मिस कर दिया है। वह फिर से जेल गया
किया और सूट वाले की लाश के घाव पर एक पीओडी नामक चिन्ह देखा, जो ठीक वैसा ही था जैसा ऑफिसर साइमन की बांह पर था। अब सच सामने था। साफ हो गया कि असली मास्टरमाइंड साइमन अब तक सामने नहीं आया है। थॉमस आत्मा के निर्देशों का पालन करते हुए बेसमेंट में पहुंचा, जहां उसने देखा कि साइमन एक इत्र की वैन से टकराकर गायब हो गया है। थॉमस तुरंत उसका पीछा करता हुआ वैन का दरवाजा खोलता है और चौंक जाता है जब देखता है कि वैन में बमों का ढेर है और ब्लास्ट के लिए सिर्फ 3 मिनट शेष हैं। अब जब थॉमस को सच्चाई का पता चल गया, इविल स्पिरिट्स ने तुरंत साइमन पर कब्जा कर लिया और थॉमस पर गोलियों की बौछार कर दी। थॉमस को सोच था, कुछ समझ ही नहीं पाया और अगले ही पल वह वैन समेत सूखे नदी तल में गिर पड़ा। विस्फोट की लहरें पूरे नदी मार्ग में फैल गईं और भागने में असमर्थ सभी इविल स्पिरिट्स को निगल गईं। इस तरह छोटे से कस्बे का संकट हमेशा के लिए समाप्त हो गया। थॉमस की चेतना तब लौटी जब वह अस्पताल में आंखें खोलता है। वह पाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड चुपचाप उसके पास बैठी है। उसका दिल एक भावुक गर्माहट से भर गया। थॉमस को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उसे कस्बे को बचाने के लिए कोई सराहना मिले या नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी बात यही थी कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हमेशा रह सके। पर यह शांत और प्यारा जीवन ज्यादा समय तक नहीं टिक सका। एक दिन शेरिफ अचानक उसके दरवाजे पर आया और कहा, थॉमस, तुम अब और ऐसे नहीं रह सकते। अब समय आ गया है सच का सामना करने का। प्रिय, उसने अंततः अपना वजन कम अपनी गर्लफ्रेंड की ओर देखा, जिसकी कमीज पर अब भी ताजा खून के धब्बे थे। यह साफ था कि उस दिन वह भी बदमाश के हमले से नहीं बच सकी थी। थॉमस ने अब तक खुद को यह झूठ बोलकर तसल्ली दी थी कि वह जीवित है। उसकी यह जिद उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा को इस दुनिया से जाने नहीं दे रही थी और उसे प्यार के इस पिंजरे में बांधकर कस्बे में रोके रखा गया था। भले ही थॉमस को यह स्वीकार करना कठिन था, पर सच्चाई यही थी कि उसकी गर्लफ्रेंड अब इस दुनिया में नहीं थी। शायद उनकी किस्मत में साथ रहना लिखा ही नहीं था, मगर थॉमस कभी भी उन बिताए गए खूबसूरत पलों को नहीं भूलेगा। उसने वादा किया कि वह अगली जिंदगी में भी उसे ढूंढ निकालेगा, चाहे उन्हें फिर से प्रेमी बनने का मौका न मिले। वह उसे हमेशा चुपचाप संरक्षित करता रहेगा। कहानी के अंत में उसकी गर्लफ्रेंड की आत्मा को शांति मिल गई और वह थॉमस की निगाहों के सामने तितलियों में बदलकर प्रेम की दुनिया की ओर चली गई। और थॉमस, उसने छोटे कस्बे को छोड़कर अपनी आत्मा देखने की शक्ति के जरिए गर्लफ्रेंड के पुनर्जन्म के चिन्ह ढूंढने की यात्रा शुरू की, चाहे उसे हजारों नदियां पार करनी पड़े या लाखों रास्ते।